गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। जो आज हम लोग टॉपिक स्टार्ट करने वाले हैं दैट इज़ हॉर्स एंड कार्ट प्रॉब्लम, दैट इज़ फ्रॉम क्लास 11th फिजिक्स। ठीक है, एंड द चैप्टर विच वी आर डीलिंग इज लॉज ऑफ मोशन। हॉर्स एंड कार्ट प्रॉब्लम बेसिकली किस चीज़ पे बेस्ड है? इट इज़ बेस्ड ऑन न्यूटन्स थर्ड लॉ। एंड न्यूटन्स थर्ड लॉ हमें क्या बोलता है? न्यूटन्स थर्ड लॉ हमें बोलता है टू एवरी एक्शन देयर इज एन इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन। अगर तुम किसी दूसरी बॉडी पर एक्शन अप्लाई करोगे तो जस्ट द डिफरेंट बॉडी विल ऑल्सो अप्लाई the same reaction towards you. Okay, and the action and reaction both will be equal in magnitude but in opposite of the nature. तो हम लोग अभी देखेंगे कि हॉर्स एंड कार्ट प्रॉब्लम में या हॉर्स एंड कार्ट कंडीशन में हाउ वी कैन अप्लाई द न्यूटन्स थर्ड लॉ ओवर देयर. ठीक है, तो व्हाट आई हैव ड्रॉन इन फ्रंट ऑफ यू, आई हैव ड्रॉन वन कार्ट. ओके, एंड विद दिस मार्क आई एम रिप्रेजेंटिंग द हॉर्स. ठीक है, लेकिन हम लोग इस हॉर्स एंड कार्ट प्रॉब्लम की दो कंडीशंस को देखेंगे. इन फर्स्ट कंडीशन अवर हॉर्स एंड कार्ट इज इन द पोजीशन ऑफ रेस्ट. अगर हॉर्स और कार्ट एक दूसरे से अटैच्ड है बट वो एक दूसरे अभी किस कंडीशन पे है? राइट नाउ दे आर इन द कंडीशन ऑफ रेस्ट. सो अगर वो दोनों रेस्ट कंडीशन पे है, सो इस केस में किस तरीके से कोई भी एक्शन एंड रिएक्शन अप्लाई हो रहा है और उन दोनों का एक दूसरे पे इफेक्ट क्या है, दैट वी विल सी. कि सपोज नाउ व्हाट इज देयर इज अ कार्ट. ठीक है, तो अगर कोई भी बॉडी रेस्ट में होती है, हमें ये पता है कि इफ एनी बॉडी इज इन द पोजीशन ऑफ रेस्ट, सो क्या होगा उस पर? उस बॉडी का मास सपोज अगर m है तो ग्रेविटेशनल फोर्स, एक फोर्स तो ग्रेविटेशन लगाएगी, दैट इज ऑलवेज डाउनवर्ड. ठीक है, तो इस फोर्स को हम लोग किससे डिनोट करते हैं? हम लोग डिनोट करते हैं इसको वेट से. ठीक है, एंड वी ऑल नो दैट इफ अ बॉडी इज हैविंग मास m तो उसका वेट क्या हो जाएगा? m इंटू जी. जी इज एक्चुअली एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी. अगर कोई भी बॉडी अर्थ पर एक फोर्स लगा रही है या अर्थ के सरफेस के ऊपर अगर कोई फोर्स लग रही है तो अर्थ का सरफेस भी उसके रिटर्न में एक रिएक्शन प्रोवाइड करेगा. सो इन दैट केस द कार्ट इज अप्लाइंग अ फोर्स और इस पर जो डाउनवर्ड फोर्स लग रहा है दैट इज द वेट ऑफ द कार्ट. ठीक है, दैट इज डिनोटेड बाय डब्ल्यू. ठीक है, एंड इट इज बैलेंस्ड बाय, अब इसको बैलेंस करने के लिए भी एक हमें फोर्स चाहिए ताकि कोई भी बॉडी रेस्ट कंडीशन पे रहे. तो किसी भी बॉडी को रेस्ट कंडीशन में रखने के लिए जो ग्राउंड उस बॉडी पर जो रिएक्शन देता है दैट इज नोन एज नॉर्मल रिएक्शन. या इसको हम एन से भी डिनोट कर सकते हैं या इसको हम लोग आर से भी डिनोट कर सकते हैं. ये नॉर्मल रिएक्शन का काम क्या होता है? इस नॉर्मल रिएक्शन का काम है कि अगर कोई भी बॉडी किसी ग्राउंड पे या अर्थ की सरफेस पे रखी हुई है तो वो बॉडी का स्टेट चेंज नहीं हो, इसके लिए वेट के अपोजिट एक रिएक्शन प्रोवाइड किया जाता है थ्रू वाई फ्रॉम वेयर? फ्रॉम ग्राउंड. ओके, तो ये अगर कार्ट रेस्ट पे है तो कार्ट को एक रिएक्शन भी मिल रहा होगा अर्थ के सरफेस की तरफ से एंड दैट रिएक्शन इज डिनोटेड बाय कैपिटल आर. ठीक है, दैट इज वाई दिस कार्ट इज इन द बैलेंस कंडीशन. अब दूसरी बात करते हैं हॉर्स की. द वेट दैट इज W2, अगर मैंने इसको W1 माना है एंड इफ दिस रिएक्शन इज R1, देन अगर हॉर्स की बात करें द हॉर्स इज ऑल्सो इन द कंडीशन ऑफ द रेस्ट, इट इज अटैच टू द ग्राउंड. तो हॉर्स का भी एक वेट डाउनवर्ड जाएगा, दैट इज डिनोटेड बाय W2. एंड हॉर्स पर भी ग्राउंड एक नॉर्मल रिएक्शन लगाएगा दैट इज इन द अपवर्ड डायरेक्शन, दैट इज डिनोटेड बाय सपोज R2. सो ये दोनों कंडीशन कब है? ये कंडीशन मतलब हॉर्स को भी बैलेंस कंडीशन में रखा गया है विद रिस्पेक्ट टू द ग्राउंड. ठीक है, एंड कार्ट भी एक बैलेंस कंडीशन में है विद रिस्पेक्ट टू द ग्राउंड. नाउ सपोज द हॉर्स पुल्स द कार्ट विद द फोर्स T इन द फॉरवर्ड डायरेक्शन. अगर हॉर्स और कार्ट एक दूसरे से अटैच हैं विद सपोज विद अ स्ट्रिंग, they are attached with each other. So what is happening here? The horse is pulling the cart in the forward direction. Okay, and what is the amount of the force? Suppose ये horse cart को pull कर रहा है किस amount of force के साथ? That suppose it is pulling the cart with T force. Okay, तो in return हमें लॉ क्या बोलता है कि अगर आप किसी पे एक्शन अप्लाई करोगे या आप किसी पे फोर्स अप्लाई करते हो तो in return you will also get a force. ठीक है, so in return the cart will also pull the horse with the same force. In return cart क्या करेगा? In return in this condition the cart will also apply the force but in the opposite direction, means towards this towards the cart. Okay, in the backward direction we can say. So these two forces are also balanced, means इस condition में हम लोग क्या देख रहे हैं? The horse पे लगने वाला force एक W2 in the downward और R2 in the upward direction. कार्ट पे लगने वाला फोर्स W1 इन द डाउनवर्ड डायरेक्शन एंड R1 इन द अपवर्ड डायरेक्शन. एंड जब हॉर्स और कार्ट एक दूसरे पे फोर्स अप्लाई करेंगे तो द सेम विद द सेम अमाउंट ऑफ फोर्स दे विल पुल ईच अदर टुवर्ड्स देम
okay, and they will cancel out, means every forces are balancing each other. बट अब क्या होगा कि सपोज हमारा हॉर्स ने पुल करना शुरू कर दिया है, मीन्स पुलिंग स्टार्ट हो गई है, ओके, बाय द हॉर्स. तो वाइल पुलिंग द कार्ट द हॉर्स पुशेस द ग्राउंड बैकवर्ड, मीन्स इस कंडीशन में क्या करेगा अब हॉर्स विल अप्लाई द फोर्स टूवर्ड्स द ग्राउंड इन द बैकवर्ड डायरेक्शन इन दिस वे. एंड सपोज अगर वो बैकवर्ड डायरेक्शन में कितना फोर्स अप्लाई करता है कि सपोज द हॉर्स इज अप्लाइंग द फोर्स एफ in the backward direction. So in return क्या मिलेगा? If horse is applying the backward direction, he will get backward, और ground will also exert the backward force. But अगर suppose ये theta angle पे force apply कर रहा है, means the horse is applying the force at the theta angle with respect to the horizontal. Horizontal के साथ अगर horse ने theta angle पे force apply किया है, ठीक है, so in reaction the ground will also exert the R force ऑन द हॉर्स इक्वल एंड अपोजिट टू द एफ. मतलब इन रिएक्शन हमारा ग्राउंड भी एक अपोजिट रिएक्शन देगा या अपोजिट फोर्स अप्लाई करेगा. और ये फोर्स अगर सपोज इस फोर्स को मैं आर नाम दे दूँ, दैट इज द रिएक्शन, ठीक है. तो रिएक्शन का भी एंगल विद रिस्पेक्ट टू हॉरिजॉन्टल, अगर हम लोग इसको हॉरिजॉन्टली एक्सटेंड करें, सो हॉरिजॉन्टल के साथ हमारा रिएक्शन भी कितना एंगल बनाएगा? दिस एंगल शुड बी ऑल्सो बी थीटा डिग्री, ठीक है. अब हमें ये पता है कि अगर कोई भी वेक्टर क्वांटिटी है तो उसके दो कंपोनेंट्स तो होंगे, उन दो कंपोनेंट्स को तो हम रिजॉल्व कर सकते हैं. तो अगर मैं इस रिएक्शन फोर्स को दो कंपोनेंट्स में रिजॉल्व करूं तो हमें ये पता है जिस एक्सिस के साथ या जिस कंपोनेंट के साथ हमारा जो वेक्टर थीटा एंगल बनाता है उस कंपोनेंट को नाम दिया जाता है वेक्टर इनटू कॉस थीटा. राइट नाउ माय वेक्टर इज आर, तो ये कंपोनेंट क्या कहलाएगा? आर कॉस थीटा. एंड दिस इन द अपवर्ड डायरेक्शन जिसके साथ एंगल नहीं बना, दैट कंपोनेंट विल बी कॉल्ड एज आर साइन थीटा. तो आई कैन नेम दिस कंपोनेंट एज आर साइन थीटा. तो हम लोगों को अभी इस कंडीशन में पता चल चुका है कि अगर हमारा हॉर्स पुल करना शुरू करता है या पुलिंग स्टार्ट हो जाती है तो हाउ मेनी नंबर ऑफ फोर्सेस विल बी एक्टिंग इन दैट केस, ठीक है. सो वी हैव रिजॉल्व आर साइन थीटा वर्टिकल कंपोनेंट बन गया जो अपवर्ड डायरेक्शन में वर्क कर रहा है, एंड आर कॉस थीटा हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट बन गया जो फॉरवर्ड डायरेक्शन में वर्क कर रहा है. सो नाउ व्हाट इज द इंपॉर्टेंस ऑफ दिस हॉर्स एंड कार्ट प्रॉब्लम? ऑलवेज रिमेंबर द कंपोनेंट आर कॉस थीटा टेंड्स टू मूव द कार्ट इन द फॉरवर्ड डायरेक्शन. अगर तुम इस डायग्राम को ध्यान से देखोगे तो कौन सा फोर्स, इतने सारे फोर्सेस में से कौन सा कंपोनेंट अवेलेबल है जो हमारे इस पूरे सिस्टम को, अगर मैं इसको एक सिस्टम मान लूँ तो इस पूरे सिस्टम को फॉरवर्ड डायरेक्शन में ले जाने में हेल्प करेगा. तो वी कैन सी कि हमारे पास आर कॉस थीटा कंपोनेंट है जो इस पूरे सिस्टम को फॉरवर्ड डायरेक्शन में मूव कराने के लिए हेल्प करता है. सो द मोशन इज अपोज्ड बाय द फोर्स, लेकिन इस मोशन को कोई अपोज भी करेगा, ठीक है. कोई चाहेगा भी कि ये फोर्स मतलब हॉर्स अपना मेहनत करे, एनर्जी लगाए ताकि ये फॉरवर्ड डायरेक्शन में मूव कर सके. तो विच फोर्स विल अपोज द मोशन? द फ्रिक्शनल फोर्स बिटवीन द कार्ट एंड द ग्राउंड. कौन सी फोर्स? फ्रिक्शनल फोर्स अपोज करेगी कार्ट और ग्राउंड के बीच में, ताकि ये जो पूरा सिस्टम है ये फॉरवर्ड डायरेक्शन में मूव ना कर सके. तो ऑलवेज रिमेंबर हमारी कार्ट तभी मूव करेगी जब हमारी ये कंडीशन फुलफिल होगी. एंड व्हाट इज द कंडीशन? अवर आर कॉस थीटा, this component should be greater than the frictional force between the cart and the ground. कार्ट और ग्राउंड के बीच में लगने वाला फ्रिक्शनल फोर्स अगर इस फ्रिक्शनल फोर्स के मैग्नीट्यूड से ज़्यादा है हमारा आर कॉस थीटा कंपोनेंट, तो ही हमारा हॉर्स कार्ट को पुल कर पाएगा. और अगर इट इज़ लेस देन अवर हॉर्स विल नॉट बी एबल टू पुल द कार्ट. This is the topic about the horse and cart problem. In next video, we will go and we will study about apparent weight of a man in a lift and elevator. Thank you.